हेलो एवरीवन, दिस इज हरप्रीत सिंह। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर श्योर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्लू ब्लडेड क्रीचर के बारे में जो कि एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है। देखो, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट। द हिंदू हो गया, वेरियस न्यूज आर्टिकल्स इसके रिगार्डिंग छपे हैं कि मिलियन ऑफ ईयर्स से ये क्रैब मौजूद हैं और ये एक ऐसी प्रजाति है जिसको लिविंग फॉसिल भी बोला जाता है। अभी के लिए इशू ये है कि ये इस क्रैब का नाम है हॉर्स शू क्रैब, कुछ इस तरह से ये दिखता है। और राइट नाउ ये इस कगार पर पहुंच चुके हैं कि समहाउ जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं उनको ये भी लगता है कि इनकी प्रजाति कहीं ख़त्म ही ना हो जाए। और क्या कंसर्न रहे हैं उसके बारे में कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। इसी साल की अगर हम बात करें तो अगस्त में ओडिशा की गवर्नमेंट यानी कि वहाँ का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक रिपोर्ट निकाली। जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, और एक ये रिपोर्ट ऐसी निकाली कि समझो कि इस पर ये टैगिंग करने लगे हॉर्स शू क्रैब्स के रिगार्डिंग। और इन्होंने कई क्रैब्स को पहले भी टैग किया था बट समहाउ वो मारे जाते हैं फिशिंग नेट की वजह से, जो मछुआरे लेकर जाते हैं। अभी के लिए जोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है और जो उड़ीसा का फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, इन्होंने एक जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें इनके हैबिटेट को लेकर चिंता जताई है। और ये भी चीज़ें बोली जा रही हैं कि पहले किसी तरह की कोई भी एक समझो कि हायर लेवल पर कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई, बट राइट नाउ ये अभी काम कर रहे हैं जियो टैगिंग का, यानी कि इन पर किसी तरह का टैग लगा देंगे और उस पर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होगी ताकि आने वाले समय में वो इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँच सके। राइट। अभी के लिए समझो कि पहले की जो फाइंडिंग्स हैं, जैसे 2 हॉर्स शू क्रैब, जैसे कि मैंने बोला कि वो मारे गए थे, उनकी जो इन्होंने रेंज एक निकाली थी उसमें इनको मालूम पड़ा कि एक 40 किलोमीटर गया, दूसरा 2.5 किलोमीटर ही सिर्फ मूव किया अपनी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर, और तब वो मारा जाता है। समहाउ इनको कोई इश्यूज ये भी हैं कि फिशरमैन का जो नेट है, नेट की वजह से मारा गया। कई और भी कारण रहते हैं, बट द फैक्ट इज़ कि इनकी मोर्टेलिटी की वजह से एक बहुत ही बड़ा मेजर इशू है जिसकी वजह से इनकी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी डिक्लाइन हो रही है। जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1909 से ही काम कर रहा है। इनकी पहली रिपोर्ट 1909 में आई थी और राइट नाउ अभी इन्होंने बताया कि ड्रास्टिकली जो डिक्लाइन आ रहा है हॉर्स शू क्रैब, ये एक मेजर कंसर्न हो सकता है क्योंकि ये एक ऐसा जीव है जिसको लिविंग फॉसिल बोलते हैं। द रीज़न बीइंग 250 मिलियन ईयर्स अगो ये वैसा ही था जैसा अब है, इसने अपना आकार वगैरह चेंज नहीं किया है और इसका जो ब्लड है वो ब्लू कलर का है। फिशरमैन चाहे उड़ीसा के हों चाहे हो वेस्ट बंगाल के, इसको जानते हैं राम लेखनी के नाम से और समहाउ कुछ प्रोनाउंसिएट करते हैं लेखनी। द रीज़न बीइंग इसका भी एक कारण है, वो ये है कि जब ये उड़ीसा की कोस्ट की तरफ आते हैं तो फीमेल और मेल क्रैब दोनों अटैच्ड होते हैं ताकि आगे चलकर वो अपनी ऑफ स्प्रिंग को आगे लेकर आएँ। सो इसलिए इसको राम लेखनी बोल देते हैं। राइट। अभी के लिए कुछ इस तरह का आकार होता है। ये काफ़ी महंगा क्रैब है। एक और चीज़ याद रख लो, इसका जो ब्लू ब्लड है वो ड्रग्स की टॉक्सिसिटी को जानने के लिए काम आता है, जो इंजेक्टेड ड्रग्स हैं उस पर काम आता है। सो हॉर्स शू क्रैब के बारे में अगर मैं बताऊं, मेरीन और ब्रैकिश वाटर का एंथ्रोपॉड है ये, जो कि लिमिडुलाई फैमिली से बिलोंग करता है। लिविंग फॉसिल भी इसको बोल देते हैं। और ये सिर्फ एक ही ऐसा जीफोसुरन वैरायटी का क्रैब है जो कि मौजूद है, क्योंकि आपको पता है कि 250 मिलियन ईयर्स अगो जो भी जीव जंतु थे काफ़ी मर चुके हैं, बट कुछ ऐसे हैं जो जिनको लिविंग फॉसिल बोला जाता है। और इंडिया में 2 ऐसे हैं जो कि उड़ीसा और वेस्ट बंगाल पर पाए जाते हैं, बट जो भारत में है उनका नाम है टेकिप्लियस गिगास और कार्सिनोस्कॉर्पियस रुटुंडिकॉर्डा। वहीं पर अमेरिकन शू क्रैब भी है जिसको लिमुलस पॉलीफेमस बोला जाता है। और एक और क्रैब है जो कि मैक्सिकन कोस्ट पर पाया जाता है। और ये आप यूनाइटेड स्टेट्स का मैप देख रहे हो और गल्फ ऑफ मैक्सिको के नियर अबाउट जो कोस्टल लाइन है यहाँ पर कुछ क्रैब मौजूद होते हैं जिसका नाम है टेकिप्लियस ट्राइडेंटेटस। राइट। सो अभी के लिए इशू ये है कि ये जो इंडिया के 2 क्रैब्स हैं इसको किसी भी IUCN कैटेगरी में मेंशन नहीं किया गया। रेस्ट जो 2 हैं अमेरिकन और गल्फ ऑफ मैक्सिको वाले, उनको मेंशन कर दिया गया है। सो ये भी एक इशू है कि IUCN को डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्टेटस प्रोवाइड करना चाहिए। बट द फैक्ट इज IUCN ने एक रिपोर्ट निकाली थी जहां पर बोला कि डेटा जो है वो डेफिशिएंट है इस कैटेगरी के रिगार्डिंग। दैट इज द रीजन इन्होंने कि कुछ चीज़ें मेंशन नहीं की हैं। राइट।
अभी जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो इस पर अपना नियंत्रण बनाए हुए है। इन्होंने एक डिटेल्ड सर्वे निकाला है हॉर्सशू क्रैब के रिगार्डिंग, और इसके तहत वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसको शेड्यूल 4 की कैटेगरी में रखा गया है। और ये जो सर्वे था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2005 में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से निकलवाया था, और उसके तहत इस पर समझो कि इसके ब्लू ब्लड के बारे में लिखा गया। और ब्लू ब्लड काफ़ी एक्सपेंसिव है, द रीज़न भी क्योंकि 1 लीटर की कीमत 12 लाख के करीब होती है। और क्रैब का जो ब्लू ब्लड होता है इसको यूज़ किया जाता है रैपिड डायग्नोस्टिक रिएजेंट प्रोड्यूस करने के लिए, और लिमुलस जो समझो कि डॉक्टर्स यूज़ करते हैं इसको टॉक्सिसिटी चेक करने के लिए, जो कि इंजेक्टेड ड्रग्स होते हैं उसके रिगार्डिंग, राइट। अभी के लिए ये समझ लो कि जब टाइड्स 2.5 से 3 मीटर की रीच कर लेती हैं, हाई हो जाती हैं, तब ये क्रैब्स कोस्टल एरियाज की तरफ मूव ऑन करते हैं, जहां पर ये अपनी ऑफ स्प्रिंग को आगे बढ़ाते हैं। अभी के लिए समझ लो कि ग्रेन साइज भी डिपेंड करता है, मिट्टी को काफ़ी ध्यान से चुनते हैं ये। 63 से 120 माइक्रोन के बीच में अगर ग्रेन साइज सैंड का हो, रिटेनिंग कैपेसिटी हो, वाटर रिटेन करता हो, वहाँ पर ये जाएंगे, क्योंकि इनको वो एनवायरनमेंट ही पसंद है। यानी कि इनका जो फेवरेट हैबिटेट है वो इस प्रकार होता है। एक स्टडी आई थी फॉर्च्यून मैगजीन के द्वारा, ये भी बोला गया कि 100 क्रैब अगर पकड़े जाते हैं तो उसमें से 30 जो होते हैं उनका तो ब्लड निकाल लिया जाता है, बाकी को 70 को छोड़ दिया जाता है। सो ये भी कारण बनते हैं इनकी मोर्टेलिटी के। और कहीं ना कहीं ये कितने एग्स देते हैं, नियर अबाउट 400 to 500 एग्स देते हैं ये पर क्लच। बट उसमें कितने सर्वाइव कर पाएंगे वो डिपेंड करता है, क्योंकि देखो डॉग्स होते हैं या वेरियस अदर एनिमल्स होते हैं, प्रीडेटर्स होते हैं, और वो कहीं ना कहीं इनको नष्ट भी कर देते हैं। कुछ सर्वाइव कर जाते हैं, कुछ वहीं पर मर जाते हैं, राइट। जो इसका पीरियड होता है ये कंप्लीट 40 से 42 दिन का इंक्यूबेशन का पीरियड होता है, देन ये एम्ब्रियो डेवलप कर लेते हैं। और 10 टांगे इसकी होती हैं, 2 स्पेशली इन्होंने फीड के लिए रखी होती हैं। और इनका जो हैबिटेट है वो कहीं ना कहीं ह्यूमंस की वजह से लॉस्ट हो रहा है। देखो इसका भी एक कारण है, क्योंकि कोस्टल एरियाज़ पर अगर आप डेवलपमेंट करोगे तो कहीं ना कहीं इंसान कारण बनता है। ये जो तस्वीर है इनका नाम है सिद्धार्थ पति, इनको एक अवार्ड दिया गया है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की प्रोटेक्शन के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा बीजू पटनायक अवार्ड। इन्होंने इस पर काम किया है, इनकी जो पॉपुलेशन है इसको बचाने के लिए काम किया है। 2000 के करीब इन्होंने समझो कि क्रैब्स को वापस समुद्र में छोड़ा और इनके हैबिटेट को बचाया। कहीं ना कहीं इसका कारण अभी ये समझ लो कि जो फिशरमैन हैं, रफ स्टोन्स हैं, क्योंकि देखो रफ स्टोन्स जो होते हैं वो जनरली हम यूज़ करते हैं सॉइल की इरोजन को रोकने के लिए। सो इसकी वजह से भी एक कारण बनता है। एक डीआरडीओ ने नो एक्टिविटी जोन भी कोस्टल एरियाज के नियर अबाउट बनाया हुआ है, ताकि जो क्रैब्स की जो पॉपुलेशन है, जो इनका स्पॉनिंग पीरियड है उसको सेव किया जा सके, राइट। अभी के लिए फिशरमैन का भी स्टैंड अपनी जगह पर सही है, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर आप हमें ऐसे ही रोकते रहोगे, नो एक्टिविटी जोन्स क्रिएट करते रहोगे, तो हम आगे चलकर कैसे अपना लाइवलीहुड अचीव कर पाएंगे। यानी कि उनको तो वैसे ही मौका नहीं मिल रहा, और कुछ ऐसी त्रासदी होती है। ओडिशा की तरफ साइक्लोन्स भी काफ़ी आते हैं, राइट। इनके जो कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 के अंडर अभी के लिए शेड्यूल 2 में कर दिया गया है, और IUCN स्टेटस इसका अभी समझो कि लिस्टेड नहीं है। इंडियंस की बात कर रहा हूँ, वहीं पर अमेरिकन हॉर्सशू क्रैब जो है वो वल्नरेबल कैटेगरी में है, और ट्राइस्पाइन जो है वो एंडेंजर्ड में है। इसका मेडिसिनल यूज़, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका ब्लू ब्लड का यूज़ होता है मेडिसिनल पर्पस के लिए, क्योंकि ये इसमें कई चीज़ें पाई जाती हैं। कुछ सेल है, वॉल्स हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, जो स्कार्स पर लगाने के लिए काम आती हैं। जो इसका कैरापीस होता है, यानी कि जो हार्ड अपर शेल है उसको स्कार्स पर अगर लगा दें तो बेनिफिट रहता है। सो कई तरह के मेडिसिनल यूज़ इसके हैं। इंटरनेशनल हॉर्स शू क्रैब डे भी मनाया जाता है। इसके तहत 20 जून को हर साल इसको शोकेस करती है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड किया जाता है। कलेक्टिव कंजर्वेशन के बारे में बात की जाती है, चाहे अमेरिकन हो, चाहे ट्राइस्पाइन हो, या फिर इंडियन क्रैब्स हो। और इसको लिविंग फॉसिल क्यों बोला जाता है, अभी ये सुन लो। क्योंकि जो क्रैब्स, जो फॉसिल्स जो होते हैं, जो स्पीशीज़ होती हैं, सर्वाइव कर लेती हैं मिलियन ऑफ ईयर्स में। यानी कि ये एक ऐसा क्रैब है जिसने 250 मिलियन साल तक अपनी स्पीशीज़ को, प्रजाति को बचाया हुआ है। सो उसको हम बोल देते हैं लिविंग फॉसिल। एंसेस्ट्रल इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो कि वैसी की वैसी ही हैं जैसे पहले मौजूद थी। अभी कई तरह की स्पीशीज़ हैं। देखो एक फिशेस की स्पीशीज़ है, या फिर प्लांट्स की स्पीशीज़ है, जैसे कोलेकांथ हो गया, जिंको बिलोबा हो गया। ये एक प्लांट है, मेंबर है। इसकी मैं तस्वीर दिखाता हूँ। इसके जो पत्ते हैं, इसकी जो शेप है वो ऐसी ही है, पहले भी ऐसी ही थी।
और इसके साथ ही अगर हम बात करें वोलेमी पाइन की, वोलेमी पाइन ये भी एक रेयर प्लांट है जिसको 1994 में ऑस्ट्रेलिया में डिस्कवर किया गया था, और ये भी इसी तरह से बना हुआ है, यानी कि इसकी जब कार्बन डेटिंग वगैरह करते हैं तो इनको मालूम पड़ता है कहीं ना कहीं इसकी जो लिनेज है वो एंशियंट पाई जाती है। टुआटारा एक ऐसी समझो प्रजाति है लिजर्ड की जो कि न्यूजीलैंड में पाई जाती है, और ये भी कि काफ़ी हद तक वैसी ही है जो एंशियंट जो कैराकैसिस हैं या फिर उनको कुछ फॉसिल्स मिले होंगे, सो सेम मौजूद हैं। आज का जो लेक्चर था वो समझो कि एनवायरनमेंट के ऊपर था। आई होप यू हैव लाइक्ड। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट, एंड हमें ये भी बताएं कि हम अपने आप को कैसे और इम्प्रूव कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच। मे यू हैव अ सक्सेसफुल डे अहेड। बाय बाय।